नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे युवा से जिसने महज 23 साल की उम्र में राहुल गुप्ता माउंट एवरेस्ट की उन ऊंचाइयों पर पहुंचे जो किसी भी एक भारतीय के लिए सपना होता है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर। नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ पर। 23 साल की उम्र में आपने उन ऊंचाइयों को छुआ जो हर एक भारतीय का ही नहीं, पूरे विश्व का, जो लोग भी रहते हैं विश्व में, उनके सबका सपना रहता है, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। कैसे आप वहां तक पहुंचे और क्या मतलब आपने सोचा कैसे? ये तो लोग सोच भी नहीं पाते कि हमें वहां तक जाना है, और 23 साल की उम्र में वहां तक आप पहुंच गए। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ एक छोटे से शहर का युवक हूँ। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने गया था, अपने कॉलेज की जर्नी शुरू करने गया था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के पर्पज से गया था। बिल्कुल। तो बहुत बड़े कॉलेज किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ता था। एक प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ दो कॉलेज के आपस के वॉर में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का 2 प्रतिष्ठित कॉलेज है। अच्छा। मैं तो नया था, मुझे तो पता नहीं था वहाँ का सिस्टम। जी जी जी। तो वो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, कॉलेज वॉर जो चलते हैं। हाँ, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बच्चे मुझे निकाल दिए थे अपने कॉलेज का हाइकिंग क्लब से। बात प्रतिष्ठा पे आ गई थी, तो मुझे लगा कि इनको करके दिखाना है। और वो जर्नी ऐसी शुरुआत हुई कि 9 साल में राहुल गुप्ता से माउंटेन मैन बना और इसी दौरान एवरेस्ट भी चढ़ा। बस शुरुआत वहीं से हुई थी। कितनी उम्र थी उस समय जब ये आप कॉलेज वहां पर दाखिला लिए? 18.5 साल। 18.5 साल में आप वहां पर पहुंचे हो, फिर ऐसी मतलब आपने सोचा नहीं था? अनएक्सपेक्टेड था। अब वहाँ जब पढ़ाई करने गए तो क्या बनना चाहते थे? दिल्ली गए थे आप अंबिकापुर से? मैं क्रिमिनल लॉयर बनना चाहता अच्छा। था, राम जेठमलानी जी की तरह। लेकिन मेरे पेरेंट्स लोग मुझे आईएएस बनाना चाहते थे, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था। बिल्कुल। तो घर वालों का दिल्ली जाने का उद्देश्य वही था, भेजने का लेकिन उद्देश्य मैं वही कुछ था। और चाहता था, लेकिन लाइफ कुछ और दिया। मतलब भाग्य में लिखा रहता है, आपको किस्मत आपकी जो थी, आपका सितारा जो था आपको उस और लेके चला गया। भले ही आपने वो सोचा नहीं किया था, लेकिन ऐसी चीजें आई तो आपने फिर चैलेंज करके उसको लिया। हाँ, बेशक। आप मूलतः अंबिकापुर के रहने वाले मूलतः हैं। अंबिकापुर का। मतलब यहाँ अंबिकापुर की बात करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला पड़ता है वो, और पहले तो अविभाजित जिला ही था, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। तो आपके पिताजी वगैरह क्या करते हैं? पिताजी मेरे बैंक मैनेजर से रिटायर्ड हुए हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में। अच्छा। माता जी गृहिणी है और बाकी 2 बड़े भाई हैं जो कि अपना अपना बिजनेस करते हैं। आप जब वहाँ का दौर था उस बारे में कुछ बताइए कि मतलब कैसे आपने फिर पहले भी जाते थे वहाँ पर कि पहली बार सीधे वहाँ गए, क्या था वो समय? देखिए, एवरेस्ट कोई डायरेक्टली नहीं चढ़ सकता। पहले जी। तो आपको पर्वतारोहण की बारीकी सीखनी होगी। सीखने के लिए संस्था चाहिए। भारत में रक्षा मंत्रालय के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से एक इंस्टीट्यूट है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगाम, जो कि आपके यहाँ है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। वहाँ से बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया था कॉलेज के दौरान। उसी दौरान मैं एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया, अच्छा ग्रेडिंग मिला, मैं वेल क्वालिफाइड माउंटेनियर कहलाया। उसी दौरान एक पहाड़ चढ़ा, तब लगा कि कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन दिमाग में ना वो शरारत था कि नहीं यार, अच्छा। प्रतिष्ठा की बात है। अच्छा की बात ये है। जुनून था, मतलब लक्ष्य था। हाँ, निर्धारित कर लिया था अपन किसको पाना है। और एक पहाड़ से तो मन नहीं भरता। अच्छा। मतलब ये था कि ये तो स्टार्ट है, ये तो सिर्फ बिल्कुल। अपने आप को जानने के लिए टेस्टिंग था। बिल्कुल, मतलब मैं बिल्कुल। करना क्या चाहता हूँ, ड्रीम था कि छत्तीसगढ़ का फर्स्ट माउंटेनियर बनना और एवरेस्ट क्लाइम करना। ये ड्रीम था। वो ड्रीम के पीछे अपना पूरा जीवन उसी टाइम पे झोंक दिया। वो समय रहता होगा, मतलब रात में आपको सोने नहीं देती होगा, ये जुनून जो है, लक्ष्य जो है कि 9 साल मुझे 9 साल से अपने पर्वतारोहण के फील्ड में एक जुनून है। और अब तो एवरेस्ट भी हो गया, फिर भी वो जुनून अभी भी बरकरार है कि अब और इससे बेहतर करें। जैसे नॉर्थ पोल जाना, साउथ पोल जाना, अंटार्कटिका जाना, माउंट एकोनकागुआ जाना, अन्य 8000 मीटर के पहाड़ चढ़ना। तो जुनून अब भी बरकरार, नींद अभी भी नहीं आती है इसी जुनून की वजह से। इस 9 साल के कैरियर में मैं 14 पहाड़ चढ़ा हूँ, 6 नेशनल और 8 नेशनल, 6 इंटरनेशनल, जिसमें 6000 मीटर के सब एबव हैं अराउंड द वर्ल्ड। जो एवरेस्ट का शिखर है, सबसे बड़ा विश्व में माना जाता है, वो आप किस समय में चढ़े थे? एवरेस्ट मेरा 2018 में हुआ था। 14 मई 2018 को 7:20 में हमारी पहली टीम थी जो माउंट एवरेस्ट के शिखर को टच की थी 2018 के सत्र में। कितने लोगों की टीम थी? कितना लंबा आपको समय लगा उसमें शिखर पे चढ़ने पर? एवरेस्ट चढ़ने में हालांकि 2 महीने लगते हैं, बट मेरा पिछले 2 बार का अनुभव रहा है, 2015-16 का जो मैं फेल रहा हूँ। तो 18 में मुझे इंटरनेशनल टीम का लीडर बनाया गया था। मेरे अंडर में 22 लोगों की टीम थी। सब सकुशल पहुँचे।
उसमें लगभग 3 लोग एक्सपायर कर गए ड्यू टू सम रीजन, अच्छा। टेक्निकलिटी की वजह से, जाते समय हेल्थ की उनकी वजह से, मौत हो गई। रिटर्निंग में। अच्छा, लौटते और समय। कुछ रीजन से 5 लोग नहीं चढ़ पाए, 14 लोग चढ़ पाए थे, जिसमें एक मैं भी था। अच्छा अच्छा। कितना समय लगा था, मतलब कौन सी तिथियां थी उस समय जब आपने शुरू किया था, कुछ ध्यान होगा आपको? पूरा अप्रैल और आधा मई, लगभग 45 से 45 दिन लगे आपको। 45 से 50 दिन। तो रास्ते में कोई पड़ाव होते थे, अपन रुकते थे वहां पर? हाँ। खाने पीने की क्या व्यवस्था होती थी? अब जैसे हम लुकला फ्लाइट से जाते हैं, 2700 मीटर का एक छोटा पहाड़ी एरिया जहाँ पर फ्लाइट और हेलीकॉप्टर उतरता है, जी। वहां से कंटिन्यू ट्रैकिंग होता है 52 किलोमीटर का। 52 किलोमीटर? 52 किलोमीटर का कंटिन्यू 8 से 10 दिन का ट्रैक होता है। हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं। जब हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचते हैं 5300 मीटर पे, असली क्लाइंबिंग वहां से शुरू होती है एवरेस्ट की, यानी कि एवरेस्ट के शिखर के नजदीक। अब वहां से टेक्निकल क्लाइंबिंग शुरू होती है 5300 मीटर से। तो जो एवरेस्ट बेस कैंप होता है, हम उसको एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छे तरीके का जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, तो अपना बेस कैंप सेंटर तैयार करते हैं, यानी कि वो आपको इतना एडवांस गाँव लगेगा कि उसको अंटार्कटिका भी ले जाए तो हम सर्वाइवल कर लेंगे। तो हर सप्लाई वहीं आती थी। अच्छा। और वहीं से हम क्लाइंबिंग करते थे। तो 6 कैंप लगे एवरेस्ट में। उसी 6 कैंप को सेटल करने में 45 से 60 दिन लगते हैं। उसी दौरान लोड फेरी होता है, अप डाउन करते हैं, एक्लेमेटाइजेशन का प्रोसेस चलता है, और सामान भी हम धीरे धीरे ऊपर लेते जाते हैं। और जब सामान अपने साथ लेके जाते हैं? हाँ, धीरे धीरे, और खाने का? हर कैंप में थोड़ा ड्रॉप करते जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो खाने की व्यवस्था वहीं साथ में ही रहती है? जो कैंप बीच बीच में बने रहते हैं वहां पर आप लोग ड्रॉप करते जाते हैं, लोड फेरी चलते रहता है। अच्छा। आप दिल्ली में जैसे आपने बताया कि पढ़ाई करने गए थे, उसके पहले तो आप यहाँ पर थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ की ठंड एकदम पूरी चीजें बदली होंगी, वो ट्रेनिंग ली होगी, उस दौरान आपको सिखाया गया होगा ये सब? देखिए, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज। बिल्कुल। कभी हम ठंड नहीं झेले हैं और अचानक हम वही -30 डिग्री जी थे, जी जी। तो वो चीज को, जो मसल्स मेमोरी होता है, उसमें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। स्टार्टिंग में काफी तबीयत खराब हुए, लेकिन एक जिद होता है ना, नहीं मैं कर लूंगा। लेकिन ट्रेनिंग का कुछ प्रोसीजर भी उसको अगर फॉलो करते हैं तो जो ज्यादा नुकसान होता है शारीरिक, उसे कम होता है, लेकिन करते वो अभ्यास में आ जाता है। तो आज के डेट में अगर आप मुझे 6000-7000 मीटर के किसी पहाड़ पे ले जाएंगे तो मैं नॉर्मल फील करूंगा, आप हो सकता है सांस से आपको फूलने लग जाए। तो फिर जब आपने वहां पर एवरेस्ट फतह कर लिया और आपका जो लक्ष्य था वहां तक आप पहुंच गए, तो फिर कैसा आपको फील हुआ? चारों तरफ से बधाइयों के सिलसिले आ रहे होंगे और एक अंदर से लग रहा होगा कि हाँ हमने, वो अनुभव कैसा था? मेरा वो 6 साल पुराना ड्रीम था, 2012-13 में देखा हुआ ड्रीम 2018 में पूरा हुआ। मतलब आप ने करीब, मतलब आपने बताया 23 साल के थे आप, तब आप वहां पर 2018 में पहुंचे थे। अब 6 साल पहले अपन पीछे चले जाएं तो 12-13 साल के थे हो गया? नहीं, मैं 18 साल का था 2012-13 में, कॉलेज के दौरान। उस दौरान से 2018 तक लगभग 6 साल का टाइम विंडो था। 6 साल का स्ट्रगल, सिर्फ 15 मिनट एवरेस्ट की चोटी पे रहना, मेरा वो 6 साल का स्ट्रगल पूरा बड़ा सुकून मिला होगा वहां? बड़ा सुकून मिला। और मुझे ऐसा एक, अगर आप व्यंग्यात्मक रूप में लें, तो मुझे लगा सर्टेन टाइम के लिए कि मैं तो भगवान इंद्र और ये मेरा स्वर्ग है। वैसा माहौल भी होगा जैसे पिक्चरों में हमने देखा है, ये थीम देखी है कि चारों तरफ बादल उड़ रहे हैं और पूरा बर्फीला पहाड़ है और एकदम अलग टाइप का लगता होगा वहाँ। एग्जैक्टली वैसा ही था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ना भगवान जब थप्पड़ मारते हैं ना हवा के झोंके के साथ, तब याद आता है इंसान भी नीचे भी जाता है, हमें जाना भी है नीचे भी। तो फिर आप वहां से वापस आए, अब आपका क्या उद्देश्य है आगे? आपने कुछ लक्ष्य और बनाया होगा, कहते हैं जब तक इंसान है तब तक कुछ न कुछ लक्ष्य बना के ही चलता है। जब कैपेसिटी माउंटेनियरिंग पे थी, बाकी टाइम पे क्या करता, तो मुझे लगा कि लोग मेरे से जब इंस्पायर हो रहे हैं तो मैं इनको भी इनिशिएट करूं, इनको भी प्रमोट करूं। और जब मैं करना शुरू किया तो इसका अप्रत्याशित रिजल्ट आना शुरू हुआ। 2015 से लोगों को प्रमोट करना शुरू किया। आप सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ में दिव्यांग पर्वतारोही है चित्रसेन साहू, जिसके दोनों पैर नहीं है, वो मेरा प्रोजेक्ट है। उसके मेरी पूरी टीम ने मिलकर किया, तो एक दिव्यांगों के लिए रोल मॉडल तैयार हो गया कि हर आदमी राहुल गुप्ता से इंस्पायर नहीं हो सकता, लेकिन एक दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू से हर आदमी इंस्पायर जरूर हो सकता है, खास करके जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो। तो ऐसे करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट में मैं अपना टाइम दिया, समय दिया, प्रोजेक्शन पे लगाया। और छत्तीसगढ़ में जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जसपुर से लेकर बस्तर तक जो हुआ, वो सेंट्रल इंडिया में उसको प्रतिस्थापित करने में, मेरे कैरियर को खुद को सेट करने के साथ साथ 9 साल में छत्तीसगढ़ को भी सेट कर दिया। अभी आप कहाँ पर समय आपका बीतता है, कहाँ सर्विस में? अभी मैं ज़्यादातर अपने घर से ही वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। कुछ आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के टाइम पे मेरा स्टार्टअप पे भी थोड़ा फाइनेंशियल क्रंचेस है, थोड़ा शट डाउन करना पड़ा। लेकिन हाँ, इतना है कि वापस कमबैक करेंगे, नए तरीके से करेंगे और छत्तीसगढ़ में एक एडवेंचर टूरिज्म को पूरा इंडस्ट्री ही लाएंगे। ये मेरा विजन है।
संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेल डेवलप्ड ब्यूटीफुल गार्डन, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. प्रमोटर एंड डेवलपर स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। हमारा पता है गुरुतरा पेट्रोल टैंक के पीछे स्वास्तिक फॉर्च्यून सिटी। मोबाइल नंबर है 9893068855। बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट्स दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। राहुल गुप्ता जी से कम ये तो हम सीख ही सकते हैं, और जो हमारे दर्शक हैं और जो युवा पीढ़ी है खासकर, ये तो बात थी कि पर्वत श्रेणी पे चढ़ना और एक लक्ष्य को पाना। लेकिन दूसरे हिसाब से अपन देखें तो एक ड्रीम, एक सपना जो होता है खुली आंखों से, जिसको कहते हैं कि हमने सपना देखा और उसको सपने को हमने हकीकत में बदला। तो मैं चाहूंगा कि उस जो आपके अंदर वो जुनून था, आज के युवाओं के लिए वो प्रेरणा बनेगा कि उस जुनून को कैसे अपने अंदर आपने लाया और कैसे उसको लक्ष्य तक पहुंचाया। बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, कई सालों साल पढ़ाई करते हैं, कोई पीएससी की तैयारी करता है, कोई किसी चीज़ की तैयारी करता है। हर बच्चा जब स्कूल से कॉलेज में आता है तो एक लक्ष्य रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। बहुत ही कम होते हैं कामयाब इंसान जो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वो एक प्रेरणा है आप उनके लिए। तो वो लक्ष्य कैसे आपने पाया, कुछ उस बारे में बताएं तो जिससे प्रेरणा मिले लोगों को। 2 चीज़ें जो मुझे और सबको सिखाई जाती है कि मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। हम सुनते हैं पर करते नहीं हैं। लेकिन अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो मैंने करके देखा। अच्छा, मैंने किया तो मेरे को रिजल्ट आना शुरू हुआ। लेकिन कई बार रिजल्ट नहीं आते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं आते हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था। लेकिन फिर होता क्या था कि अपने आप को मोटिवेट करना भी, खिलाड़ी को अपने आप को मोटिवेट करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि नहीं इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम। लेकिन कंटिन्यू डेडिकेशन के साथ असफलता से ही हमने सबक लिया और उसको, और साथ ही साथ मेरा एक लिमिटेशन होता है, हर इंसान का एक लिमिटेशन होता है। मेरा भी एक लिमिटेशन था। तो मुझे लगा कि मैं अपने लिमिटेशन को क्रॉस करूं। मैं देखता हूं कि मेरी क्षमता मुझको रोक पाती है या मैं क्षमता को क्रॉस कर सकता हूं। तो आज की डेट के जितने भी युवा हैं, मैं उनको यही कहूंगा, कीप टेस्टिंग योर लिमिट टू डिस्कवर योरसेल्फ। अगर आप अपनी सीमाओं को लांघेंगे, अपनी सीमाओं को परखेंगे, तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे।
एक पुराने कवि की कहा, उन्होंने लिखा है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो मुझे लगता है कि वही अगर लक्ष्य कोई बना ले अपना कि मुझे ये लक्ष्य करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसको भेदने के लिए। ये मैं मानता हूँ, ये इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने ये करके देखा है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हर इंसान के एवरेस्ट में अपना कोई ड्रीम होता है, वो ड्रीम एवरेस्ट ही होता है और एवरेस्ट की तरह होता है, तो वो अपना ड्रीम को वो एवरेस्ट ही समझे, क्योंकि मैंने एवरेस्ट ही चढ़ा, वही मेरा ड्रीम था। इसी प्रकार से किसी का ड्रीम आईएएस बनना होगा, वो उसका ड्रीम होगा, लेकिन वो एवरेस्ट से कम नहीं होगा। इसलिए उसको एवरेस्ट की तरह सोचे और कंकर करने का ही सोचे, तभी वो जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएगा। अपन क्रॉस करने का प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। बाकी मेहनत पे है, आप कर्म पे है। जी जी जी। तो अभी आप जा रहे हैं बाहर कहीं, आगे की क्या योजना है? और आगे की योजना है मेरी, अभी अगर देखा जाने वाले भविष्य में मुझे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का एक्सपीडिशन करना है, क्योंकि ये बहुत डेडलीस्ट एक्सपीडिशन है, बहुत कॉस्टली है। और अगर मैं साउथ पोल का एक्सपीडिशन, इन चीजों को थोड़ा विस्तृत समझाएंगे कि आमतौर पे लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप में साउथ पोल है, उसकी मेरे को परिक्रमा करना है, जो कि लगभग 1450 किलोमीटर की है। अगर ये परिक्रमा मैं करता हूँ तो इंडिया में अभी तो कोई है नहीं, तो ये मेरा अटेम्प्ट रहेगा। इसके लिए लगभग साल भर 1.5 साल की तैयारी चाहिए होगी, एक ह्यूज फंड। क्यों करना चाहते हैं आप ये? क्योंकि किसी ने नहीं किया इंडिया से, और क्योंकि वो वहां है इसलिए करना चाहता हूँ। क्या हासिल होगा आपको सब करके? एक ह्यूमन बॉडी को चैलेंज करने वाली चीजें हैं। जब एवरेस्ट के लिए भी किसी ने सोचा था कि ये इंसान से नहीं हो पाएगा, तो किसी ने तो अचीव किया। अब हर कोई तो आईएएस नहीं बनना चाहता। मेरा भी ड्रीम है कि मैं उस पोलर एक्सपीडिशन को, उस चीज को अचीव करूं जो इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ लोग नहीं कर पाए हैं। मैं उनमें से अलग होना चाहता हूँ, बस वही एक डेडलीस्ट ड्रीम है। आपकी काबिलियत को देखकर, आपकी मेहनत को, डेडिकेशन को देखकर लगता है कि अगर आप किसी और फील्ड में भी जाते तो, अगर कारोबार करते तो सफल कारोबारी बनते, आईएएस या पीएससी की तैयारी करते तो एक अच्छे अधिकारी बनते, इस समय तक तो बन ही जाते। लेकिन ये लगता नहीं है कि जैसे एक जुनून सवार हो गया, और जैसे पुराने समय में गौतम बुद्ध थे या ऐसे थे कि निकल पड़े, हम अपने मस्ती में मस्त हैं और हमको वही करना है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, और जो अपन ने लाइन बना दी तो एकदम लक्ष्य बना लिया। मैं कई बार कोशिश किया, और ऐसा नहीं कि कैलिबर नहीं है, मतलब मैं कई एग्जाम का टॉपर भी रहा हूँ आफ्टर 12 की, तभी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंच पाया। लेकिन होता क्या है, जब आप भगवान बुद्ध बनना चाहते हो ना, और खुद भगवान आपको सम्राट अशोक बनाना चाहे, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। मतलब भगवान आपको चाहते हैं कि आप सम्राट अशोक बनो, मैं चाहता हूँ भगवान बुद्ध, तो भगवान की मर्जी पे चलती है चीजें। लेकिन प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। भगवान केवल हमें लाइन दे सकता है। बिल्कुल। आपके जो परिचित हैं और आपके बारे में जो हमने जानकारी इकट्ठा की है, उसमें ये चीजें आई कि आपको जो प्रेरणा मिली है, आपका डेडिकेशन और आपका लक्ष्य तो था, ये जुनून तो था ही, लेकिन आप भागवत गीता का अनुसरण करते हैं, उसे लगातार पढ़ते भी, और उससे कुछ आपने प्रेरणा लेके ऐसा कुछ किया था? बचपन से मुझे जो घर में स्टोरियाँ सुनाई जाती थी, वो अक्सर महाभारत और रामायण की होती थी। अब महाभारत की जब स्टोरियाँ सुनाई जाती थी, तो उसमें मैं कहीं न कहीं मुझे ये बताया जाता था कि अर्जुन की तरह बनो, लेकिन कर्ण की भी सामर्थ्य बताई जाती थी कि सामर्थ्य उसमें ज्यादा था। तो अक्सर क्यूरियोसिटी में मैं रहता था, पूछते रहता था, तो वो जो कैरेक्टर था वो मेरे दिमाग में बैठते जाता था। और कभी होता था मुसीबत में फंसो तो श्री कृष्ण की तरह मध्यम मार्ग निकालो। तो ये जो तीनों कैरेक्टर मेरे इर्द गिर्द घूमते थे। अब लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ा, इस्कॉन टेम्पल के साथ में जुड़ा और जो धर्म गुरुओं के साथ में मिला, कई सेमिनार में गया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, जीवन में ना खेल और हर चीज पे तो बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी थोड़ा देखते हैं। अपने आप को अंदर से ना अचीवमेंट पाने के बाद भी मैं खोखला पाया, ये खुशी नहीं है। जब स्पिरिचुअलिटी पे गया, तब कहीं ना कहीं गाइडेंस के लिए कुछ चाहिए होता। अब इस दुनिया में ऐसा कौन सा किताब है जो आपको सही मार्गदर्शन दे, जो कड़वा सच बताए आपके बारे में? वो भगवत गीता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी वही चीज 5000 साल पहले कहा था मतलब महाभारत के उस कुरुक्षेत्र में वो चीजें लिखी हुई हैं। तो एटलीस्ट हम उसका 2% भी पढ़ते हैं ना, जीवन धन्य हो जाएगा। तो मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया और स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और जब लगा ना कि इन चीजों को अगर अपने वैचारिक मतलब जीवन में अगर हम ले आए तो इसे सार्थक किया जा सकता है, तो धीरे धीरे एप्लीकेबल किया और होते गया। तो मैं अपने एक साथ भगवत गीता भी रखता था। एवरेस्ट मुझे जाते जाते मेरे गुरु ने गीता दिया था, वो थे कि अगर कभी मुसीबत में फंसो इसे याद कर लेना, क्योंकि मैं वहां नहीं आऊंगा, ना ही मैं श्री आपको रास्ता मिलेगा वहां से। रास्ता मिलेगा। मैं उसे 2 महीने पढ़ा तो नहीं, लेकिन इतना है कि वो मेरे को ये याद बार बार दिलाता था कि बैटलफील्ड नहीं छोड़ना है, चाहे मृत्यु ही सामने क्यों ना रहे।
और बस यही वजह थी कि मैं एवरेस्ट चढ़ पाया। आज के वर्तमान परिवेश में हम युवाओं को देखेंगे तो ये मतलब भागवत गीता की बात करें चाहे जो पुराने अपने ग्रंथ रहे हैं उनसे काफ़ी दूर भटक चुका है आज का युवा। सोशल मीडिया और दिन भर मोबाइल में भटकता रहता है। एक जुनून है कि मुझे ये नौकरी करनी है, वो नौकरी करनी है, नौकरी से भी भटक रहा है। ऐसा नहीं लगता कि युवा जो है पूरा भटक चुका है, और मूल जो चीज़ें हैं उनको अगर अपन वापस आ जाते हैं इन चीज़ों में तो कहीं ना कहीं हमें सफलता तो मिलती है इन चीज़ों से। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से जो अभी वर्तमान का युवा है उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हम हर फील्ड में ना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी छूट रही है। हाँ, मूल अपना छोड़ दिया है। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जो तुरंत समझ में नहीं आती जब तक आप इसमें समय ना दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, या जो भी संस्थागत है, चाहे स्कून है या श्री मतलब रविशंकर जी या ईसा फाउंडेशन, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को डेडिकेशन के साथ जाना है तो इस पावर को ही इस्तेमाल करें। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी होगा तो ही वो अचीव कर पाएगा। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा युवाओं को कि एक और फील्ड है उसको भी एक्सप्लोर करें। ये सोशल मीडिया, मोबाइल और जो इंटरनेट की दुनिया है, इसके इर्द गिर्द ही एक जैसे लगता है कि ये कुआं बना है और उसके अंदर युवा रह गया है और उसी के अंदर घूम रहा है, बाहर निकल ही नहीं पा रहा हो। हाँ, माया जाल कह सकते हैं। माया जाल के अंदर में यूएसए की एक संस्था है जिसने आपको ब्रांड एम्बेसडर का ऑफर दिया है, क्या है वो और आपको क्यों चुना है? 1 अरब सवा अरब के आसपास यहाँ की जनसंख्या है, 1 अरब 30 करोड़ से। आप में क्या दिखा उनको? जहाँ तक मुझे पता है, जो ब्रांड एम्बेसडर तो चलिए ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं बन रहा हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है भगवत गीता और उससे रिलेटेड चीज़ें और जो मेरा जो कर्म था उसे मैंने प्रूव किया। और जो सतोलॉजी फाउंडेशन है यूएस की, जो कि सनातन धर्म को प्रमोट करती है, हिंदुत्व को प्रमोट करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को जब उनके तक बात पहुंची कि ऐसा कोई युवक है, तो उन्होंने मेरे से बात किया, 1-2 लोगों के संपर्क किया और उन्हें लगा कि युवाओं के रोल मॉडल के लिए राहुल जी को आना चाहिए। मुझे कई बार बोला गया, तो मुझे लगा कि अगर मैं खुद इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ तो मैं युवाओं तक बातें कैसे पहुँचाऊँ? हर बार तो मीडिया के माध्यम से पहुँचा नहीं सकता, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या होगा? एक प्लेटफॉर्म चाहिए। बिल्कुल। तो सतोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो बस मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे संस्था से अगर जुड़ता हूँ तो मैं लोगों को प्रमोट कर पाऊंगा और स्पिरिचुअलिटी और भगवत गीता के बारे में बता पाऊंगा। एक बात और, करीब 8 से 10 साल आपको हो गए इस फील्ड में आप लगे हैं। संभागीय मुख्यालय से सटे आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्वास्तिक बिल्डर्स की नई फॉर्च्यून सिटी आपके सपनों को साकार करने वाला आपका अपना घर। रेरा सहित समस्त शासकीय अनुमतियों को पूर्ण करने के साथ ही स्वास्तिक बिल्डर आपके सपनों को सच करने के लिए फाइनेंस सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी पहुंच के अंदर की कीमत पर शांति और सद्भाव वाले माहौल में अब तक की सबसे व्यवस्थित कॉलोनी में आप पाएंगे ग्रैंड एंट्रेंस गेट, वाइड आरसीसी रोड, रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज लाइन, चैम्बर एंड इंडिविजुअल सेप्टिक टैंक फॉर एच ब्लॉक, एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, well developed beautiful garden, electricity supply system and street light, all government approval, overhead water tank with water supply system, finance facility through bank, sports activities area, morning walk and jogging track, complete covered temple with boundary wall, security system with camera surveillance, temple and swimming pool. Promoter and developers स्वास्तिक बिल्डकॉन अजय कुमार जयसिंघानी। हमारा पता है गुरुतरा पेट्रोल टैंक के पीछे स्वास्तिक फॉर्च्यून सिटी। मोबाइल नंबर है 9893068855।
पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरल। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरल। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरल। जाहिर है कि बाहर ही रहते होंगे, घर पे नहीं रहते होंगे। घर पे माता पिता हैं आपके, वो जब आते होंगे तब उनसे आप मुलाकात करते होंगे। कभी साल में आते होंगे, कभी 6 महीने आते होंगे, या कभी मिलने वो आते होंगे। एक घर का लगाव रहता है, जिस कारण एक बड़ा युवा वर्ग, एक बड़ा वर्ग जो है अपने घर को नहीं छोड़ पाता, बाहर नहीं जा पाता, और कहीं न कहीं उनकी असफलता का कारण भी ये रहता है, जो कैपेबिलिटी रहती है वो बाहर निखर नहीं पाती। तो कैसे घर के बाहर रह लेते हैं, तो थोड़ा सा लगता नहीं है आपको कि मुझे माँ बाप जी की याद आती होगी? उनको भी लगता होगा। 2009 की बात है, जब मैं स्कूल 11-12 के लिए मैं बाहर गया था, तो मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो इमोशनल हो गई थी। तो मेरे पिताजी ने भी एक बहुत अच्छा बात कहा, रामायण तो देखती हो ना? माँ बोली कि हाँ देखती हूँ। तो बोली कि उससे क्या सीखी? बोली यही कि श्री राम जी भी तो वनवास गए थे। हाँ। तो मेरे पापा भी बोले हैं कि अगर लड़का को बड़ा व्यक्तित्व या कोई अच्छी जगह पे देखना चाहती हो ना, तो इसे छोड़ दो, और ये पुत्र हो ना एक समय तक अच्छा रहता है। अभी जब तक ये एक समय पे सेटल ना हो जाए, वापस ना आए तो तुम्हें ना ले जाए, तब तक तो इसे वनवास काटने दो, वो इसका स्ट्रगल टाइम रहेगा। और इत्तेफाक देखिए, 2009 से वो वनवास शुरू हुआ था, आज लगभग 12 साल होने को है। तो 12 साल से बाहर हूँ, साल 2 साल में कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 14 साल का वनवास करके घर में अपने माता पिता का सेवा के जरूर जाऊंगा। देखिए, यहाँ भी पहले भगवत गीता की बात आई थी और यहाँ रामायण की बात आ गई। ये घर के संस्कार है। हाँ, नहीं, मेरे कहने का मतलब कि रामायण की बात का उल्लेख करने का ये कि कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है और जो हम सही रास्ते पे जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है हमें रामायण और भगवत गीता से तो मिलती ही है। हाँ, ये तो है, क्योंकि ये हमारे लाइफ के ही इर्द गिर्द घूमती है, और वही चीजें हैं जो पहले घट चुकी हैं। तो ये थे राहुल गुप्ता जी, आज हमारे बीच मौजूद थे हमारे स्टूडियो में। इनसे जो हमारी चर्चाएं हुई, जो बातें हुई, निश्चित ही जो हमारे युवा चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखेंगे उनके लिए प्रेरणा बनेंगे, और भविष्य में आप और बड़ी ऊंचाइयों को छुएं और आपका जो सपना है वो पूरा सार्थक हो। और 1 अरब 35 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप यहां पर आए, धन्यवाद आपका। अपने क्षेत्र व आसपास की खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमें 8818881479 एवं 7223978461 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। YouTube पर हमें देखने के लिए फिलहाल हाल हलचल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमें आपके सुझाव व आपसे मिलने वाली खबरों का इंतजार रहेगा।